आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आर्डर 37 के बारे में कि आर्डर 37 का दावा क्यों किया जाता है, उसकी लिमिटेशन क्या है और 489F के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आर्डर 37 पर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन 489F के बारे में शेयर करना चाहूँगा। जब भी कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को चेक देता है और जब वो चेक बैंक में पेश किया जाता है तो वो डिसऑनर हो जाता है, रिटर्न हो जाता है कि इसमें जिस अकाउंट का ये चेक दिया गया है इस अकाउंट में इतनी पेमेंट नहीं है कि ये चेक कैश हो सके। तो उस सूरत में बैंक क्या करता है, एक डिसऑनर स्लिप लगा देता है और वो चेक वापस कर देता है। अब जब कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो उस पर क्या होता है, एफआईआर काटी जाती है। आप जिसका भी ये चेक होगा और जिसके नाम पर जारी हुआ होगा, तो जो जिसके नाम पर जारी हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जिसने चेक इशू किया है उसने दूसरे बंदे की कोई रकम रिटर्न करनी है जिसके बदले में वो चेक दे रहा है। जब वो चेक डिसऑनर हुआ तो जिस आदमी के नाम पर वो चेक था और उसने पेश किया वो डिसऑनर हो गया, तो वो क्या करता है, वो थाने में जाता है और वहाँ जाके एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देता है कि इस आदमी ने ये चेक मुझे दिया था इतनी अमाउंट का, लेकिन ये डिसऑनर हो गया, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ एफआईआर काटी जाए। अब पुलिस क्या करेगी, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर काट देती है और उस आदमी को फिर या तो गिरफ़्तार किया जाता है या बेल बिफोर अरेस्ट होती है। अब यहाँ का पर 489F और आर्डर 37 का आपस में क्या लिंक है, आज दोनों पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि जब भी किसी आदमी को कोई दूसरा आदमी चेक देता है, और डेफिनेटली चेक इसीलिए दिया जाता है, जो आदमी चेक देता है उसने दूसरे आदमी की कोई अमाउंट देनी है, वो अमाउंट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और कई बार होता है बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, लेकिन जिस आदमी को चेक दिया जाता है उसको ये नहीं पता होता कि अब मेरी ये जो अमाउंट है, अगर इस आदमी का चेक डिसऑनर हो गया है तो मैं किस तरीके से रिकवर करूँगा। क्योंकि आम आदमी को लॉ का नॉलेज नहीं होता तो वो क्या करता है, चूँकि 489F के बारे में हर आदमी ने सुना है और ये इन्फॉर्मेशन हर एक के पास है कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो एफआईआर हो सकती है, तो वो आदमी क्या करता है, जाके मुतलका थाने में एप्लीकेशन देके एफआईआर करवा देता है। एफआईआर करवा देने के बाद वो बेचारा नॉलेज ना होने की वजह से और कोई उसको प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं देता, जिस आदमी ने चेक दिया था वो उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको गिरफ़्तार करवाता है और फिर उसके बाद जब वो आदमी गिरफ़्तार हो जाता है जिस आदमी ने चेक दिया था, गिरफ़्तारी के बाद क्या होता है, ज़मानत लगाई जाती है, या अगर उसको नॉलेज हो गया कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई है तो वो बेल बिफोर अरेस्ट, ज़मानत का प्लस गिरफ़्तारी भी करवा लेता है। लेकिन अगर नहीं पता चला, गिरफ़्तार हुआ तो कुछ दिनों के बाद वो ज़मानत करवा लेता है, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, बेल आफ्टर अरेस्ट। तो दोनों सूरतों में फिर आगे क्या होता है कि चालान आता है, ट्रायल चलता है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें 3-3 4-4 साल, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वो बेचारा आदमी जिसने एफआईआर करवाई है, जिसकी रकम दूसरा आदमी लेके वापस नहीं कर रहा, वो इस इंतज़ार में होता है कि ये जब केस ख़त्म होगा तो मुझे मेरी रकम मिल जाएगी। अगर आप एफआईआर करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, बेशक वो आदमी गिरफ़्तार हो ना हो, आपकी रकम इस एफआईआर से रिटर्न नहीं होगी। ये जो एफआईआर काटी जाती है, ये इस चीज़ की सज़ा होती है कि उस आदमी ने जानते बूझते कि उसके अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है कि ये चेक कैश हो सके, इसके बावजूद उसने चीट किया है। तो ये सज़ा इस वजह से नहीं होगी कि आप रकम वापस करो, ये सज़ा इस वजह से होगी कि आपको जब इल्म था, ये नॉलेज था आपको कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट नहीं है, तो उसके बावजूद आपने दूसरे आदमी के साथ ये धोखा क्यों किया है।
ये धोखा करने की वजह से उसके ख़िलाफ़ ये एफ़आईआर काटी जाती है और ये सारी प्रोसीडिंग जो चलती है, ये ट्रायल चलता है, ये अगर सज़ा उसे होती है तो ये सारी सिर्फ इस वजह से है कि उसने धोखा किया था, तो उस धोखे की उसको सज़ा मिलेगी। इससे आपकी रकम रिकवर नहीं होगी। रकम कैसे रिकवर होगी? तो एक बात याद रखें कि जैसे ही चेक डिसऑनर हो, आपने फ़ौरन उस चेक के बेस पर ऑर्डर 37 का एक दावा कर देना है। ये जो सिविल अदालतों में केसेस किए जाते हैं, ये केस जो होता है ऑर्डर 37 का, ये सीपीसी के तहत ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में किया जाता है और वहाँ से किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मार्क किया जाता है जो कि ये केस सुनता है। ये बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, जल्दी हो जाता है। तो इसको आपने लाजमन, चाहे आपने एफ़आईआर करवाई है या नहीं करवाई है, या अगर आपने एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन दी है तो एफ़आईआर नहीं हो रही, डिले हो रहा है, या एफ़आईआर बेशक हो भी गई है, तब भी आपने फ़ौरन ये काम करना है कि इसमें डिले नहीं करनी। आपने ये सिविल दावा साथ ज़रूर कर देना है ऑर्डर 37 का। ये दावा आप करेंगे तो यहाँ से आपकी रकम रिकवर होगी। दूसरे 489F की जो एफ़आईआर है, रकम की रिकवरी से कोई तल्लुक़ नहीं है। ऑर्डर 37 का दावा आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में, वहाँ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास मार्क होगा। दूसरी पार्टी को नोटिस जाएंगे, वो जब कोर्ट में आएंगे तो उनके पास पहले 10 दिन का टाइम उनको दिया जाता है कि आप लीव टू अपीयर टू डिफेंड द सूट अलॉन्ग विद एफिडेविट वो दाखिल करेंगे। पहले लीव टू अपीयर दाखिल करेंगे। ये नहीं होता जिस तरह आम सिविल सूट सिविल अदालतों में फ़ाइल किए जाते हैं तो वहाँ जब वकालतनामा दिया जाता है तो 30 दिन का टाइम जवाब दावे के लिए होता है, तो यहाँ पर वो प्रोसीजर नहीं होता। यहाँ पर पहले जो दूसरी पार्टी आती है, वकालतनामा दिया जाता है तो उनको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें के बाद 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने लीव टू अपीयर ये उस कि किस बेस पर उनको इजाज़त दी जाए, उनके पास ऐसा क्या मटेरियल है कि आगे जिसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड की जानी ज़रूरी है। अब जब ये लीव टू अपीयर फ़ाइल की जाएगी तो इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो इसको मंजूर करे या खारिज कर दे। इसका प्रोसीजर ये होगा कि दोनों पार्टीज़ की बहस सुनी जाती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि जिसने जो रिस्पोंडेंट साइड है उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो फिर उनको कंडीशनली या अनकंडीशनली, उसके में कंडीशनली भी वो एक्सेप्ट हो सकती है लीव टू अपीयर जो है, और अनकंडीशनली भी। अगर कंडीशनली होती है तो फिर जितनी अमाउंट की वो रिकवरी का केस है तो उसके बराबर भी कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप इसके बराबर शोटी दाखिल करें। उस सूरत में फिर शोटी बॉन्ड दाखिल करवाया जाएगा। और इसके अलावा फिर आगे जब केस चलता है तो जिस तरह फिर बाकी केस का वही प्रोसीजर होगा जिस तरह आम सिविल केस चलता है। फिर होगा जवाब दावा होगा, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस होगी, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और एविडेंस में ओरल एविडेंस भी होगी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगी दोनों साइडों से, और फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और लास्ट पर फिर दावा डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक बात बताता चलूँ कि जो इस पर दावा फ़ाइल किया जाता है चेक की वजह से या प्रोमिसरी नोट की वजह से या जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, तो इन पर दावा डिग्री हो जाता है। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये दावा डिग्री हो जाता है और जो अमाउंट होती है वो रिकवर हो जाती है। अब कोर्ट जब दावे का फ़ैसला करती है तो वो ये चीज़ भी देखती है कि चूँकि एक आदमी की इतनी बड़ी अमाउंट दूसरे आदमी ने इतना अरसा हो गया है, हो सकता है उसमें 2 साल भी गुजर जाएं, 3 साल भी गुजर गए हों जब से उसने दी हुई है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो जब डिग्री होगी तो वो सिर्फ यही जो असल अमाउंट है जितनी चेक में लिखी हुई थी वो नहीं होगी, बल्कि कोर्ट उसको देखती है और उस पर प्रॉफिट भी देती है। अगर तो वो कोई एग्रीमेंट उस पर था तो उसमें ये चीज़ सेटल्ड थी कि जो प्रॉफिट होगा वो इतने % होगा, तो फिर कोर्ट वो देती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से उसको देगी। तो इसकी जो लिमिटेशन होती है कि ये आप कब फ़ाइल कर सकते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन 3 साल है। लिहाजा जब भी आपका चेक डिसऑनर हो तो फ़ौरन आप दावा फ़ाइल कर दें। ये ना हो कि आप 3 साल वेट करते रहें कि उस पर एफ़आईआर हुई है, उसे सज़ा होगी, मेरी रकम रिकवर हो जाएगी, लेकिन जब 3 साल का अरसा गुजर गया, बंदा भी बरी हो गया, तब आपको पता चला यहाँ से तो रकम रिकवर ही नहीं होनी थी, रिकवरी के लिए तो सिविल दावा था। तो तब आपके पास टाइम यहाँ से जो 3 साल की रिकवरी के लिए लिमिटेशन है कि आप 3 साल के अंदर अंदर दावा कर सकते हैं, वो टाइम भी गुजर जाए तो फिर आपकी रकम
डूब जाएगी, उसको फिर और कोई तरीका नहीं है कि आप रिकवर कर सकें। लिहाजा जब भी ऐसा कोई मामला हो, चेक डिसऑनर हो, तो ठीक है आप फ़ौरन एफआईआर भी करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ आर्डर 37 का दावा भी ज़रूर फाइल करें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।